बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस का ये पहला चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। मतलब हम निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे, लेकिन इस बार हमारा तरीका इंटीग्रल करने का नहीं बल्कि एक और तरीका होगा जिसमें हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके उसकी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करेंगे तो हम इंटीग्रल ही, लेकिन वो इस नए तरीके से इंटीग्रल करने की बजाय एक दूसरे तरीके से करेंगे जिसमें हम अपने छोटे छोटे टुकड़े जितने दिए गए हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में ऐड करेंगे और इन टुकड़ों की संख्या काफी ज्यादा होगी तो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे लिमिट। इसी को कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। शुरुआत करते हैं इसकी। इनिशियल कंडीशन में जब देखा गया तो वहां पर ऐसा रहता था कि जो आपका इंटीग्रेशन होता था वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता था। बाद में जब इसी को और ज्यादा डेवलप किया गया, डेफिनेट इंटीग्रल में आए तो पता चला डेफिनेट इंटीग्रल कुछ और नहीं बल्कि समेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है। और उस समेशन के एक स्पेशल टाइप को निश्चित समाकलन के तौर पर जब पढ़ा जाने लगा तो इसी को कहा गया डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसके बारे में थोड़ी सी बात लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का जोड़ होता है जिसमें आप बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में ऐड करके एक बड़ा रिजल्ट तैयार कर रहे होते हैं। लिखना इसमें इंटीग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसके इंट्रो में लिखना है थोड़ा सा। इंटीग्रेशन was introduced integration was introduced as the reverse operation, as the reverse of differentiation, शुरुआत में जब इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, इसका दुनिया से इसका सामना सामना परिचय कराया गया, तो ये केवल और केवल डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस के तौर पर देखा गया। आगे लिखना a more rigorous treatment, इसका जो एक और कठिन कह सकते हैं रूप होता है a more rigorous treatment, या एक और जो इसका व्यापक रूप होता है, ठीक, would show that, वो आपको दिखाता है कि would show that a more rigorous treatment would show that the integration is a process of summation. The integration is a process of summation. Integration is a process of summation. यानी इनिशियल स्टेज में जब इसका परिचय हुआ दुनिया से तो वहां पर केवल और केवल डिफरेंशिएशन के रिवर्स ऑपरेशन के तौर पर इसको जाना गया। बाद में मैथ आगे बढ़ती है, जैसे जैसे मैथ डेवलप होती है तो हमको पता चलता है कि अगर हम पर्टिकुलर एक लिमिट के बीच में सारा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लिमिट के बीच में सारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो कुछ और नहीं, वो एक स्पेशल टाइप का सम होता है। तो उसी को कहा गया है अ मोर रिगोरस ट्रीटमेंट। रिगोरस का मतलब कठिन होता है। अ मोर रिगोरस ट्रीटमेंट वुड शो दैट, या इसको आप व्यापक के तौर पर भी ले सकते हो आम बोलचाल की भाषा में। उसका ये ट्रीटमेंट आपको दिखाता है कि इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन। ये सिर्फ और सिर्फ जो जोड़ का एक और प्रकार होता है, बस ये वही प्रोसेस है कि आप जोड़ रहे हो। दूसरे शब्दों में कहना तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो किसी कर्व के नीचे मौजूद जो आपका एरिया होता है उसे निकालने के लिए होता है। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन इज द एरिया बाउंडेड अंडर अ कर्व। किसी कर्व के अंडर में जो रीजन बाउंडेड होता है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। लिखना इसमें हेडिंग डालना द लिमिट ऑफ अ सम। द लिमिट ऑफ अ सम, किसी जोड़ की सीमा की या किसी सम की लिमिट को निकालना। द लिमिट ऑफ सम। इसमें एक चीज समझने की है, हम इसमें हर एक चीज इसमें लिखा दे रहे हैं जिससे ये पता चल जाए कि जो आप ये चैप्टर पढ़ने चल रहे हो ये कुछ और नहीं, ये सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। एक एग्जांपल के तौर पर देखना, जैसे हम कहें मेरे पास एक कर्व दिया गया है, ऐसा कर्व है, ठीक, और इस कर्व को एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन किया गया है कि ये इंटरवल ए से लेकर के कहां तक है,
बी तक का हिस्सा है। अब जो कर्व आपका गया है, ये कर्व आपका है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और यहां से आप इनपुट ले रहे हो, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे और उसके लिए आपको यहां पर y मिलते चले जाएंगे। हमको कोई कहे कि आप इसके अंदर में ये जो शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन का आप हमको एरिया बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस शेडेड पोर्शन का हमको क्षेत्रफल बताना है। इसके क्षेत्रफल को बताने के लिए या तो मेरे पास मॉडर्न इंटीग्रेशन मौजूद हो जिससे हम इसको सीधा कैलकुलेट कर दें, या एक दूसरा रास्ता ये होता है कि आप इसमें छोटे छोटे हिस्सों का एरिया निकाल लीजिए, छोटे छोटे हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लीजिए उस ज्योमेट्री से जो ज्योमेट्री हमें काफी आसानी से आती है, और बाद में हम फिर एक काम कर देंगे, उस सारे एरिया को जोड़ देंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया या तो इसके बराबर बैठेगा या अप्रोक्सीमेट इसके बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पर दो रेक्टेंगल खींच देते हैं। एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, और एक तीसरा रेक्टेंगल यहीं से ले लेते हैं। ये तीन रेक्टेंगल हमारे पास आ गए। अब इस रेक्टेंगल का हमको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब लेंथ इनटू विड्थ, इसका एरिया आपको मिल गया। इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इनटू विड्थ, ये आपको इसका एरिया मिल गया। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों मिल चुका है। ये जो तीसरा वाला बना हुआ है यानी हम इन तीनों के तीनों बने हुए रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और इनके एरिया को आपस में ऐड कर दें। जब इनको ऐड करेंगे तो देखने की बात यह है कि हम लगभग अपने इस रीजन का जो सेटेड रीजन जिसका एरिया हमें निकालना था उसका एरिया हमको इनके जोड़ के रूप में मिल चुका है। लेकिन ये इतना हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, हम इसको ब्लैक पोर्शन से कर दे रहे हैं। ये हिस्सा जो आपका रहा, ये हिस्सा जो ऊपर का आपका रहा, ये आपका छूट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी निकल करके आया है वो एरिया तो है, आप ही के रीजन का क्षेत्रफल है, लेकिन वो टोटल एरिया नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आपने एग्जैक्ट एरिया निकाल दिया है। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए मेरे पास अगला रास्ता फिर यही है, रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ा दिया जाए। 3 रेक्टेंगल किए तो इतना हिस्सा छूट गया। अगर हम रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ाएं तब देखना असर क्या होगा। इस पर अंदर का हिस्सा मिटा रहे हैं केवल, हम बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल खींचे, मतलब जो रेक्टेंगल की विड्थ अब तक ज्यादा थी हम उसको कम कर रहे हैं धीमे धीमे। एक रेक्टेंगल ये आया, अगला सुनना, अगला रेक्टेंगल हमको ये मिल रहा है, अगला रेक्टेंगल हम कुछ ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर, अगला रेक्टेंगल फिर हम ले लेते हैं यहाँ से आगे चलते हुए, ये अगला रेक्टेंगल हो गया। फिर अगला रेक्टेंगल हम यहाँ से आगे ले लेते हैं, ये रहा, अगला रेक्टेंगल यहाँ से ले लेते हैं। इस तरीके से हम रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ा देते हैं। अब एक चीज गौर करो, जब हम रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा रहे हैं तो सोचो जो एरिया मेरा छूट रहा है वो ये रहा, ब्लैक पोर्शन वाला, ये एरिया छूटा, इसके बाद ये एरिया छूट गया, फिर ये एरिया छूटा, ये छूटा, ये हिस्सा छूटा, ये हिस्सा छूटा, मतलब पहले से कम छूट रहा है लेकिन छूट अभी भी रहा है। तो एक बात पता चलती है, आप अंदर में बनने वाले रेक्टेंगल को जैसे जैसे पतला करते जाते हैं, यानी अंदर में रेक्टेंगल की संख्या, आयत की संख्या आप बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपके द्वारा छोड़ा गया एरिया कम से कम होता जाता है। यानी अगर हम इस रेक्टेंगल को खूब ज्यादा बढ़ा दें तो हम अपने एग्जैक्ट एरिया के और नजदीक पहुंच जाएंगे। सोचो हम कर क्या रहे हैं, हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब इस पूरे एरिया को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट करने का मेरा तरीका जोड़ के यानी सम के तौर पर है। हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, उसमें बगल वाले रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ रहे हैं, उसमें इस बगल वाले रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ रहे हैं, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं एक्चुअल एरिया के नजदीक। जैसे जैसे हम रेक्टेंगल की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये रेक्टेंगल और पतले होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास जगह इतनी है, इतने में रेक्टेंगल खींचना और ढेर सारे खींचने हैं। तो एक ही रास्ता है, रेक्टेंगल को पतला करते चले जाइए। यानी कहने का अर्थ ये है, अगर हम रेक्टेंगल की संख्या को n से रिप्रेजेंट करें कि जितने रेक्टेंगल बन रहे हैं 10, 15, 20, 25, 52 जितने भी आप बना रहे हैं उनकी संख्या अगर n है, तो जब ये n भाग रहा है बड़े नंबर की तरफ, यानी आप रेक्टेंगल बड़ा कर रहे हो, तो इनकी जो विड्थ है अगर हम इसकी विड्थ को h से रिप्रेजेंट करें तो ये विड्थ और भी कम हो रही है। यानी एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप इतने हिस्से में इनफाइनाइट रेक्टेंगल खींच दीजिए तो इसका मतलब इसकी हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो 0 की तरफ बढ़ेगी, रेक्टेंगल और पतले होते चले जा रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने एक्यूरेट रिजल्ट के काफी नजदीक पहुंच चुके होंगे। इसी सारी स्टडी को यहाँ पर जिस नाम से पढ़ा जाता है वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे लेकिन बिल्कुल
इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस्तेमाल करेंगे लिमिट का। और लिमिट वर्क किस पर कर रही है? सम पर। सम किसका होगा? अलग अलग रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल आपके ही एरिया में खींचे गए हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं इसमें लिखने की। इसका इंट्रो सही से समझ में आ जाए इसलिए हम इसमें थोड़ी सी ये सारी थ्योरी भी मिक्स कर रहे हैं। बाद में इस थ्योरी को निगलेक्ट करके हम केवल जो मेन आर्ट के लिखेंगे वही हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसकी समझ रहे, कोई पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, ये जोड़ के आप लिमिट क्यों निकाल रहे हो, तो इस सारी बातों को करने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही है। लिखना कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं कंसीडर y इज इक्वल टू fx। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल टू fx, जिसका ग्राफ हमको नीचे दिया जाता है। whose graph is given below, whose graph is given below। हम एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx को कंसीडर कर रहे हैं और जिसका ग्राफ हमको नीचे दिया गया है। ग्राफ है हमारे पास, कुछ इस तरीके से खींच देते हैं ये, और यहां पर इंटरवल जिसके अंदर में हम इस ग्राफ को कंसीडर कर रहे हैं वो इंटरवल a से लेकर के b तक का हिस्सा है। और हमको ये जो ये शेडेड पोर्शन है, इसी शेडेड पोर्शन का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। ये शेडेड पोर्शन, ग्राफ को हम लिख सकते हैं, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू fx का। और यहां इस एरिया के लिए बात करें, बी नीड हमें चाहिए, बी नीड एरिया ऑफ दिस रीजन, बी नीड एरिया ऑफ दिस रीजन। और जितना शेडेड पोर्शन है हमको इसी का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इसके एरिया को निकालने के लिए फिर से हम दोहरा रहे हैं, इसके एरिया को निकालने के लिए मेरे पास एक मॉडर्न इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक इंटीग्रेट करके एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दूसरे तरीके से इसी काम को करेंगे और वो तरीका सम के रूप में होगा। यानी हम इसके पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन करने का मतलब इस रीजन को हम छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे और हर टुकड़ा एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लिखना इसमें आगे लिखना, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया, ये जो आपका शेडेड पोर्शन आ रहा है, इस शेडेड पोर्शन के क्षेत्रफल को निकालने के लिए टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यस ऑफ शेडेड पोर्शन, टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, बी डिवाइड इट, हम इस पूरे हिस्से को बांटेंगे, बी डिवाइड इट, बी डिवाइड इट इनटू, बी डिवाइड इट इनटू अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल, अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इस एरिया को निकालने के लिए हम इस पूरे के पूरे रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया जाएगा। रेक्टेंगल का मतलब आयत में, क्योंकि हमको आयत का फार्मूला बड़े इजीली वे में याद होता है कि अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम सीधे कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। फिगर बना रहे हैं, फिगर बन चाहे तो बना लेना, वैसे बना लो तो ज्यादा अच्छी बात है। दो हिस्से बनाएंगे, पहला तो हम ये ले रहे हैं, ग्राफ मेरा वही है, यहां हम ए से लेकर के और बी तक के हिस्से पर वर्क कर रहे हैं। इस ए से लेकर के बी तक के हिस्से पे ध्यान देना, एक बार हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ये काट लिया, पहला रेक्टेंगल ये हुआ, और दूसरा रेक्टेंगल हम यहीं से ये खींच दे रहे हैं, तीसरा रेक्टेंगल हम ये खींच लेते हैं। तीन रेक्टेंगल मेरे पास आए, ये मेरे पास पहला रेक्टेंगल है, इसको हम R1 कह देते हैं, ठीक। ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये R2 है,
ये तीसरा हो गया R3। सोचो अगर हम R1 का एरिया निकाल लें, R2 का एरिया और R3 का, तीनों का एरिया निकाल करके जोड़ दें तो मेरा जो ये रीजन है शेडेड पोर्शन वाला जो A से B के बीच में बंधा है, इसका एरिया हमको मिल तो जाएगा, लेकिन ये इतना हिस्सा छूट जाएगा ये। तो हम अपने आए हुए इस एरिया को एक्चुअल एरिया नहीं कह सकते हैं जो हमें पूरा निकालना था। एक तो ये कंडीशन। अब हम रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ा रहे हैं। रेक्टेंगल की संख्या बढ़ाने का असर देखना, फिर वही फिगर है, थोड़ा फिगर इधर उधर मेरा हो सकता है, काश विकास तो होते तो ऐसा कुछ ना होता। ये रहा अपने पास A, ये मेरे पास रहा B। अब देखना अब की बार हम फिर इनको डिवाइड करें, पहला इसी तरीके से दूसरा, और इसमें हम एक काम करेंगे, हम जितने रेक्टेंगल बनाएंगे, देखो पहले में इनकी विड्थ हमने अलग अलग कर दी, लेकिन अब हम जितने रेक्टेंगल बना रहे हैं हम सबकी जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, उसको हम एक बराबर रख रहे हैं। मतलब अगर पहले की चौड़ाई h है तो दूसरे की भी चौड़ाई h रख रहे हैं, तो तीसरे की भी चौड़ाई हम कितनी रखते हैं, h। ये रहा। इसी तरीके से हम चौथा बनाते हैं, इसकी भी चौड़ाई हम h ही रखते हैं। ये रहा। अगला इसी तरीके से, फिर ये चौड़ाई h ही रखी हमने, अगला इसी तरीके से, और b को भी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं जिससे चौड़ाई अपनी एक बराबर हो जाए। ये ऐसा। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि हम हर एक की विड्थ कितनी रख रहे हैं, h ही रख रहे हैं, हर एक की विड्थ हम h रख रहे हैं, तो सोचो ये पॉइंट अगर स्मॉल a है तो आप इससे h आगे जा रहे हो, तो ये पॉइंट होगा आपका a प्लस h। ये पॉइंट आपका एक बार h आगे गए तो a प्लस h आया, अब a प्लस h से भी h आगे जा रहे हो, तो ये जो पॉइंट है ये आपका होगा a प्लस 2h। तो तय बात है ये पॉइंट होगा a प्लस 3h, ये होगा a प्लस 4h। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और सबकी चौड़ाई हम स्मॉल h ही रख रहे हैं। अभी गौर करना, पहले हमने ये बड़े बड़े पोर्शन छोड़ दिए थे, लेकिन अब अगर गौर किया जाए तो हम ये ब्लैक से इसको कर रहे हैं, ये इतना हिस्सा हमने छोड़ा, ये इतना छोड़ा, फिर इतना हिस्सा छूट गया मेरा, और ये छूटा, इस तरह से ये और ये। अब की बात गौर करो, पहले आपने ज्यादा एरिया छोड़ दिया था, जब आपने रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ा लिया तो आप छूटने वाला एरिया कम हो गया, तो जो आपका एक्चुअल एरिया था आप उसके और नजदीक पहुंच चुके हो, जबकि आप यहाँ पर दूर थे। इस तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की संख्या खूब ज्यादा बढ़ा दें, जैसे आपकी एक और देखना, यहाँ पर ऐसा, ये अपने पास है A और ये मेरे पास है B। अब हम इतने नजदीक नजदीक बना रहे हैं, मतलब हम रेक्टेंगल की विड्थ को और पतला कर दिए, इनकी विड्थ और कम हो गई। ये हम सिर्फ समझाने के लिए इतना बना रहे हैं, तुम लोगों को इतना कॉपी में बनाने की नीड नहीं है। ये हाँ, जैसे जैसे आप, सॉरी यहाँ विड्थ ज्यादा हो गई, हम विड्थ एक बराबर ले रहे हैं, चौड़ाई हम लगभग एक बराबर सबकी रखेंगे h ही। ये बिल्कुल ऐसा है, आप जितना रेक्टेंगल को अपने पतला करते जाएंगे उतना आपके द्वारा छोड़ा गया एरिया कम होता जाएगा, यानी आप अपने रिजल्ट के और ज्यादा नजदीक और एक्यूरेट एरिया की तरफ पहुंच रहे होंगे। ठीक, आप सुनो, इसी में समझा रहे हैं, ये जो हाइट है, ये हाइट ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मिलेगी आपको, तो हम कह देते हैं ये हाइट अगर हमारी कितनी है, f ऑफ x k है, मतलब इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये पॉइंट कौन है, x k, तो लंबाई अपनी कौन हुई, f ऑफ x k हो गई। ठीक, तो xk पर फंक्शन की हाइट है f ऑफ xk, और इसकी विड्थ जो हम ले रहे हैं वो हम विड्थ कितनी ले रहे हैं, h। तो अगर हमको केवल इतने हिस्से का कहा जाए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई तो h हो गई और लंबाई हो गई f ऑफ xk हो गई। ये रहा, दो फिगर बना लो, ये तीसरा वाला बनाने की नीड नहीं है, तीसरा वाला हम खाली वैसे ऐसे समझाने के लिए कहते हैं कि आपको हाइट बतानी होगी तो आप हाइट बताओगे f ऑफ x के, पर्टिकुलर x पर फंक्शन की ये जो वैल्यू आई है यही आपको हाइट दे रही है, दैट्स द f ऑफ x के। लिखना अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि माना हमने पूरे के पूरे एरिया में टोटल n रेक्टेंगल बनाए हैं, n रेक्टेंगल, n का मतलब 10 रेक्टेंगल, 20 रेक्टेंगल, 25 रेक्टेंगल, जितना आप कह सकते हो उतना आप जनरलाइज कर सकते हो। हमने इस पूरे के पूरे एरिया को टोटल n रेक्टेंगल से बांट दिया है,
और मेरे पास हर रेक्टेंगल का एरिया निकाला जा सकता है। लिखना इसके बाद यहाँ पर इफ बी डिवाइड, यदि हम डिवाइड करते हैं, इफ बी डिवाइड, इफ बी डिवाइड इट का मतलब ये शेडेड डिवीजन को, इफ बी डिवाइड इट, अगर हम इसको बांटते हैं इनटू n रेक्टेंगल, टोटल n रेक्टेंगल, टोटल n आयत में बांट देते हैं इनटू n रेक्टेंगल, if we divide it into n rectangle, then तब ऐसे केसेस में width of each rectangle, width of each rectangle, तब जितने भी आपके आयत बन रहे हैं इनकी सब की जो चौड़ाई होगी, सोचो ऊपर हमने क्या लिखा है, टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वी डिवाइड इट इनटू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इनको कई रेक्टेंगल में बांट देते हैं। अच्छा एक चीज यहीं पर हम जोड़ दे रहे हैं, हम यहाँ जो भी बंटवारा कर रहे हैं हर एक की हम जो चौड़ाई है वो हम केवल h ले रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल विद इक्वल विड्थ कर सकते हो इसको, या ऑफ इक्वल विड्थ कर दो, ऑफ इक्वल विड्थ, फुल स्टॉप लगा देना। जितने रेक्टेंगल हैं सबके लिए चौड़ाई हम एक बराबर ले रहे हैं। अब ये सोचना A से लेकर के B तक का आपका इंटरवल था, A से B तक की जो लंबाई है वो है B माइनस ए, और इस B माइनस ए को आपने टुकड़े में काटा है, कितने टुकड़े में, n टुकड़े में, तो B माइनस ए को आपने डिवाइड किया है n हिस्से में, हर टुकड़े की लंबाई कितनी है, h है, तो अगर पूरे पैकेट की लंबाई B माइनस ए है तो एक टुकड़े की लंबाई B माइनस ए अपॉन h है, सॉरी लंबाई कितनी है, पूरे हिस्से की चौड़ाई B माइनस ए है, तो जो एक हिस्सा होगा उसकी चौड़ाई B माइनस ए अपॉन n होगी, और यही आपका कौन होगा, h, यानी h इज इक्वल टू B माइनस ए अपॉन n, यानी यहां से हम कह सकते हैं B माइनस ए इज इक्वल टू n इनटू h। लिखना इसी बात को, कहा गया है इफ बी डिवाइड, यदि हम बांट देते हैं n इनटू n रेक्टेंगल, a से लेकर के b तक के हिस्से को अगर हम टोटल n रेक्टेंगल में बांटते हैं, देन विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल, तब जितने भी रेक्टेंगल आपके बन रहे हैं हर एक की जो चौड़ाई होगी विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज, वो होगी टोटल लंबाई b माइनस ए, और आपने डिवाइड किया है n में, b माइनस ए अपॉन n, और इसी को हम h मान लेते हैं, दैट इज, अर्थात h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। जिनको ना समझ में आया कोई एग्जांपल से देखें, जैसे मेरे पास 1 से लेकर के 5 तक का हिस्सा है, हमको पता है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 है। सामने वाले ने कहा कि इसको 4 टुकड़े में बांट दो, जब इसको 4 टुकड़े में बांटेंगे तो सोचो इसका मतलब है 5 माइनस 1, ये जो टोटल लेंथ आई है इसको डिवाइड कर दो 4 हिस्से में, सोचो हर हिस्से की चौड़ाई आपको कितनी मिली, केवल और केवल 1 सेंटीमीटर मिली, यानी 1 से लेकर के 2 तक बांट दो, 2 से लेकर के 3 तक, 3 से लेकर के 4 तक, और 4 से 5 तक, ये आपका पहला पोर्शन हुआ, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, और हर पोर्शन की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर था? इसी तरीके से जब आप हर पोर्शन को n टुकड़े में डिवाइड, सोचो हमने 4 टुकड़े में डिवाइड किया तो 5 माइनस 1 अपॉन 4 आई, तो जब आप n टुकड़े में डिवाइड करोगे इसको तो 5 माइनस 1 अपॉन कितना n, ये आपकी विड्थ होगी, पर्टिकुलर एक पोर्शन की विड्थ होगी। इसके बाद लिखना इसमें therefore, इसलिए, अब ध्यान रखना हर एक हिस्से की जो आपकी चौड़ाई आ रही है, हर रेक्टेंगल की चौड़ाई वो b माइनस ए अपॉन n आ रही है। therefore सम ऑफ, टोटल आपने n रेक्टेंगल बनाए हैं, अब हम n रेक्टेंगल का पूरा एरिया जोड़ने जा रहे हैं, सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ all n rectangles, all n rectangles, जितने भी आपके n रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका जो एरिया का सम होगा इज इक्वल टू, वो बराबर होगा, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, यहां पर हम इसी फिगर को थोड़ा सा यहां पर तुम लोग बनाना मत, इसको बस समझने के लिए है, ये मेरा एरिया है, ये रहा a और ये रहा b। अब ध्यान देना, जैसे हमने पहला लिया, ये इसकी चौड़ाई कितनी ली है, h। सोचो अगर ये पॉइंट a है तो ये पॉइंट होगा a प्लस h। जरा इस पॉइंट पर a पर इसकी हाइट देखना, a पर इसकी हाइट जो यहाँ पर होगी, चूंकि फंक्शन आपका y इज इक्वल टू कितना है, f ऑफ x है, तो एक x की जगह पर a रखो, तो इसकी जो ऊंचाई बनेगी ये सामने, ये आपकी बनेगी f ऑफ a।
सोचो लंबाई कितनी हो गई, एफ ऑफ ए हो गई, और चौड़ाई कितनी है, एच है। तो पहले वाले का जो एरिया आएगा वो आएगा एच इंटू एफ ऑफ ए। ये पहले रेक्टेंगल का एरिया है। अब गौर करना, अब हम दूसरे रेक्टेंगल पर आए। दूसरे रेक्टेंगल पर आप आगे बढ़ चुके हो, a प्लस एच, तो आपकी हाइट देखो, आपकी हाइट ये जा रही है पूरी इतनी, यानी यहां से सामने देखना, ये आपकी हाइट है। पॉइंट पॉइंट a प्लस एच पर जो आपका y मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब आज आपकी लंबाई ये है, लेकिन चौड़ाई नहीं बदली, चौड़ाई आप भी आप कितनी रख रहे हो, h, सबकी चौड़ाई आपने बराबर रखी है, तो प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर सुनना, और आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम चौड़ाई h ही रख रहे हैं, तो a प्लस एच, इससे h आगे बढ़ गया, तो ये पॉइंट कौन होगा, a प्लस टू एच। और a प्लस टू एच पर जरा हाइट देखना, ये यहां से ऊपर चढ़ रहे हैं, यहां है, यहां से हम आगे आ रहे हैं, और यहां पर ये आपका y। सोचो जिस दिन x इज इक्वल टू a प्लस टू एच होगा, उस दिन y कितना होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ये निकला। और चौड़ाई आज भी आपकी h है, तो प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच। अब ध्यान देना, पहले रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई एफ ऑफ ए गुणे चौड़ाई h इंटू एफ ऑफ ए। दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई एफ ऑफ ए प्लस एच और चौड़ाई h। तीसरे रेक्टेंगल का एफ ऑफ ए प्लस टू एच और यहाँ पर कितना h। इस तरीके से आगे जा रहे हैं, नकल बैठाना दिमाग में। पहले का ये हुआ, आप दूसरा रेक्टेंगल निकाल रहे हो, दूसरा, तो आप लिखो a प्लस वन एच। तीसरे रेक्टेंगल में आप लिखो a प्लस टू एच। तीसरा रेक्टेंगल, तो यहाँ कितना, तो जो आपका nth रेक्टेंगल होगा उसमें एक कम, यानी ये ऐसे चलता जाएगा, प्लस सो ऑन, और ये हटा रहे हैं, सो ऑन, प्लस चौड़ाई तो आपने एक बराबर रखी है h इंटू आपकी देखना f ऑफ, लेंथ निकाल रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी होगी, f ऑफ a प्लस nth का निकाल रहे हो, तो ये होगा n माइनस वन इंटू h। ये पूरा, ये जितना सम आया है, ये आपके हर एक बने हुए रेक्टेंगल का एरिया है, और इस पूरे को जोड़ने पर आपको मिलता है सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल एन रेक्टेंगल। नोट कर लो इतना, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान रखने की बात यह है, ये जो एरिया निकल करके आया, ये आपके रेक्टेंगल का एरिया है, आपका एक्चुअल एरिया नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एरिया अभी भी आप नहीं पहुंच पाए हो। रेक्टेंगल की संख्या जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना आप अपने एक्चुअल एरिया के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो ऐसे केसेस में ये एरिया तो है, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट एरिया नहीं है जो हमें कैलकुलेट करके निकालना था। इसी बात पर हम लोग लिखेंगे, लिखना बट, लेकिन, बट this is not the exact area, this is not the exact area। ये वो एरिया नहीं है जो आपका एक्चुअल शेडेड पोर्शन था, ये वो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट उसके बराबर कह सकते हो आप इसको, अप्रोक्सीमेट। और ये एक्चुअल एरिया के नजदीक उस दिन पहुंचेगा जिस दिन आप अंदर में रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ाते जाओगे। समझने के लिए फिगर सामने बनी है, रेक्टेंगल कम है, ज्यादा एरिया छूट रहा है, रेक्टेंगल ज्यादा हो गए, कम एरिया छूटने लगा, रेक्टेंगल और ज्यादा हो गए। और सोचो जैसे जैसे रेक्टेंगल की संख्या ज्यादा हो रही है, उसकी लेंथ कम हो रही है, यानी रेक्टेंगल की संख्या n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे तो रेक्टेंगल इतना पतला हो जाएगा कि हम कहेंगे विड्थ h टेंडिंग टू द जीरो हो गई है, और इसी आधार पर ये लिमिट आएगी। इतना नोट करो, ऊपर कम हटा रहे हैं। लिखना, टू इंप्रूव दिस, मतलब इस आए हुए एरिया को और इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, टू इंप्रूव दिस, बी नीड, हमें चाहिए या हमें जरूरत है, बी नीड। सोचो रेक्टेंगल की संख्या कम है, एरिया गड़बड़ा रहा है, रेक्टेंगल की संख्या बढ़ गई, एरिया थोड़ा और अच्छा आने लगा, रेक्टेंगल की संख्या और बढ़ गई, एरिया और अच्छा आने लगा। यानी अगर आपको अपना एक्चुअल एरिया पाना है जो आपका शेडेड पोर्शन था, तो इसका मतलब आपको एक लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, इतने ज्यादा रेक्टेंगल हो जाएं
क्या आप बड़े इत्मीनान से कह सको कि अब मेरा कम से कम इतना कम एरिया छूट रहा है कि आप उसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हो। तो आपको एक लार्ज नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर खींचने पड़ेंगे, इसी बात को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इंप्रूव दिस, अपने इस एरिया के रिजल्ट को सुधारने के लिए, ठीक, वी नीड, हमें जरूरत है अ लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन सोचो पोर्शन तो खाली ए से लेकर के बी तक का है, और इतने के पोर्शन में जब जब रेक्टेंगल की संख्या बढ़ती जाएगी तो रेक्टेंगल और पतले होते जाएंगे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल चाहिए, लेकिन उनकी विड्थ कैसी चाहिए, कम चाहिए, थिन चाहिए, पतले चाहिए। तो इंप्रूव दिस वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन रेक्टेंगल, बहुत पतले पतले रेक्टेंगल चाहिए, वेरी थिन रेक्टेंगल्स। लिखना व्हेन, जिस दिन, व्हेन एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है आपके खींचे गए रेक्टेंगल की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो भाग रही है किसकी तरफ, इंफिनिटी की तरफ। व्हेन एंड टेंडिंग टू द इंफिनिटी बी गेट, हम प्राप्त कर लेते हैं, और जब ऐसा होगा हम प्राप्त करेंगे बी गेट एक्चुअल एरिया, बी गेट एक्चुअल एरिया। तब हमको वो ओरिजिनल एरिया मिल जाएगा जो वास्तविकता में पूरा का पूरा कर्व से कवर हुआ है। When n tending to the infinity, we get actual area, and this sum is called, और अब जो सम निकल कर, मतलब अब जो सम आएगा वो n tending to infinity पर आ रहा है। ये सम इसमें कहीं हमने फिक्स किया है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nth, यहाँ आपने केवल और केवल फाइनाइट n रेक्टेंगल ही बनाए हैं, तो ये आपको कभी भी आपका एक्चुअल एरिया नहीं दे सकता। लेकिन जैसे जैसे आप इनकी संख्या को बढ़ाओगे आप अपने एक्यूरेट रिजल्ट के और नजदीक पहुंच रहे हो। तो जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिकुड़ता हुआ छोटा होता चला जाएगा, मतलब विड्थ कम करता जाएगा, और जैसे जैसे उसकी विड्थ h टेंडिंग टू 0 होगी वैसे वैसे आप अपने एक्चुअल एरिया को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसी को लिखा जा रहा है व्हेन n टेंडिंग टू द इंफिनिटी वी गेट एक्चुअल एरिया एंड दिस सम इज कॉल्ड, और अब जो सम आएगा किस पर, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, एंड दिस सम इज कॉल्ड, और इस सम को कहा जाता है, दिस सम इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx, द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ आवर फंक्शन fx। और ये अब जो सम निकल करके आएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट लेने पर, ये आपके दिए गए फंक्शन f ऑफ x का डेफिनिट निश्चित समाकलन कहलाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ द fx। ठीक, कहां पर, फ्रॉम आप कहां से कहां तक चल रहे थे, a से लेकर के आपका फंक्शन फैला है कहां तक, b तक, तो आप इतने के बीच में काम कर रहे हो। तो फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ये इतने हिस्से में आपके दिए गए फंक्शन f ऑफ x का निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक, आल्सो, इसके साथ ही साथ फुल स्टॉप करके लिखना, आल्सो एज n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, जब जब आप कहते हो कि आपने रेक्टेंगल की संख्या को बढ़ा दिया है, एक कम हिस्से में आप ढेर सारा रेक्टेंगल बढ़ाते जा रहे हैं। सोचो, ये सोचने की बात है कि एक कमरा दिया गया है, कमरे जाहिर सी बात है, मान लो 15 बाई 16 का कमरा आपने बना दिया, 15 बाई 16 का कमरा आप बनाए और वो आप उसमें आदमियों को बढ़ाते चले जा रहे हो। तो इसका मतलब पहले एक आदमी आया, फिर दूसरा आया, दोनों एक एक किनारे पर बैठ गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तीसरा आया, लेकिन अब इनके बीच में डिस्टेंस अभी भी ज्यादा है लेकिन पहले से कम हो चुकी है, चौथा, पांचवा, छठवां, आप उसी एक फाइनाइट कमरे में, मतलब वो कमरा ऐसा नहीं इंफिनिटी तक है, कोई भी दौड़ जाए, खुला मैदान नहीं है, उस एक छोटे से फाइनाइट कमरे में आप आदमियों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ उनके बीच में दूरी कम होती जा रही है। सेम कंडीशन, आप ए से लेकर के बी तक के ये फाइनाइट एरिया के बीच में आप अपने रेक्टेंगल की संख्या को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रहे हो, और इतना इंक्रीज कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि हम इतनी संख्या बना देंगे कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। जिस दिन वो n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा उस दिन आपके हर रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो भी कम से कम यानी टेंडिंग टू द 0 हो जाएगी। इसी को लिख रहे हैं एज n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, जैसे जैसे n बढ़ता है इंफिनिटी की तरफ, विड्थ h, जो चौड़ाई है विड्थ h टेंडिंग टू द 0, ये चौड़ाई h बढ़ जाती है किसकी तरफ, 0 की तरफ।
ये जो तामझाम बना, इसी तामझाम को आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हो, और जिस दिन इसके ऊपर लिमिट बैठ जाएगी यही बन जाता है इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। निकाल तो आप इंटीग्रल रहे हो, लेकिन कैसे, जोड़ के तौर पर। अब जोड़ के लिए आप क्या ले रहे हो, लिमिट ले रहे हो, तो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। बिल्कुल इंटीग्रल वैसा नजर आ रहा है जैसे किसी सम की आप लिमिट निकाल रहे हो। अब हम मेन डिफिनेशन को लिख रहे हैं, ये बातें हम केवल तुम लोगों को समझाने के लिए लिखे कि आप ये जान लो डेफिनेट इंटीग्रल का एक रूप ये होता है। अब हम मेन डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसको ब्लैक पेन से लिखना सब लोग। लिखना, इस पूरे तामझाम के आधार पर बातें करें। सो इसलिए इफ यदि फंक्शन f ऑफ x, आपको दिया गया फंक्शन f ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब ग्राफ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इज कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, और हर पॉइंट पर आपका फंक्शन एक ही वैल्यू दे, एंड सिंगल वैल्यूड if our function fx is continuous and single valued function in closed interval ab, वो इंटरवल जिसमें आपके फंक्शन का ग्राफ खींचा गया है। अगर मेरा दिया गया फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सतत है, हिंदी इसकी कॉन्टिन्यूअस की सतत होती है। दूसरे शब्दों में कहें, मेरा फंक्शन लगातार चल रहा है, कहीं उसका ग्राफ टूट नहीं रहा है पूरे क्लोज्ड इंटरवल ab में। अगर मेरा फंक्शन इस दिए गए क्लोज्ड इंटरवल ab में कॉन्टिन्यूअस है और साथ ही साथ सिंगल वैल्यू है, मतलब हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन केवल और केवल एक वैल्यू दे रहा है, ठीक, देन तब ऐसे केसेस में देन लिमिट एज h टेंडिंग टू द जीरो। ध्यान रखना, रेक्टेंगल की संख्या को इंफिनिटी करने पर विड्थ जो h थी वो टेंड्स कर गई किसकी तरफ, जीरो की तरफ, ये सामने मौजूद है। एज n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, जब कमरे में आदमियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो उनके बीच की दूरी कम से कम होती चली जाएगी, इसी को लिखा गया लिमिट h टेंडिंग टू द जीरो, ठीक। और जो सम निकाले थे याद करो, पहले रेक्टेंगल की चौड़ाई h और उसकी लंबाई थी f ऑफ a, दूसरे रेक्टेंगल की विड्थ यानी चौड़ाई आपने सेम रखी थी, आप एकदम बराबर पे चलो h, लेकिन उसकी जो लंबाई थी वो a से हट करके a प्लस h पर थी, तो f ऑफ a प्लस h इंटू तीसरे रेक्टेंगल में f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस nth वाला बोलना h इंटू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये लिमिट निकल करके, लिमिट ऑफ दिस, ये जो लिमिट निकल करके आती है दैट इज, अर्थात इसी को ऐसा भी किताबों में लिखा मिलता है लिमिट h टेंडिंग टू द जीरो। गौर करो h सब में है, h को कॉमन करते हैं, h within bracket f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus up to so on plus f of a plus n minus 1h। लिमिट ऑफ दिस सम, ये जो सम लिखा गया है, इस सम की जो लिमिट होती है इस कार्ड, इसी लिमिट को कहा जाता है इस कार्ड, इसी लिमिट को आप कहते हो इस कार्ड द डेफिनेट इंटीग्रल, इस कार्ड द डेफिनेट इंटीग्रल, इसे ही आप निश्चित समाकलन कहते हो, डेफिनेट इंटीग्रल इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx। ये जो लिमिट आपकी निकल करके आई है यही आपके फंक्शन fx का निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है, किसके बीच में, a से लेकर के b तक के बीच में। आगे जोड़ देना, बिटवीन द लिमिट्स x is equal to a to x is equal to b, यही x is equal to a से लेकर के x is equal to b तक के बीच में ये जो सम की लिमिट निकल करके आई है, इसी लिमिट को कहा जाता है, दैट्स लिमिट इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ आवर फंक्शन fx। यही आपके फंक्शन fx का निश्चित समाकलन है, नोट करो इसे।
नोट किया जाए तो अगला चलते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो भी आगे यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, इसी निश्चित समाकलन, इसी डेफिनेट इंटीग्रल को आप लिखते हो, आगे लिखते हैं ना, एंड रिप्रेजेंटेड एज, जोड़ दे रहे हैं आगे, एंड रिप्रेजेंटेड एज। अब चाहे आप ये लिखो और चाहे आप ये लिखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट a से लेकर के अपर लिमिट b ऑफ फंक्शन fx dx, ये ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। यानी हम इस पूरी बात को एक जगह पर लिखें, तो ये लिखा गया है दैट इज, या 10, अतः सोचो हम बार बार इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको समेट रहे हैं। तो ये इसके बराबर है क्योंकि यही ये है, यानी 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर के b तक आवर फंक्शन fx dx। मेरे फंक्शन fx का जो आपका निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ये बराबर होता है लिमिट के। और लिमिट किसके निकाल रहे हैं, ये याद रखना, h टेंडिंग टू 0 है। लिमिट जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। इनका हाल देखना, ये पूरा जोड़ है तो जोड़ के लिए हम बैठा लेते हैं सिग्मा, h सब में है तो यहां बैठा देते हैं h इनटू, अब ध्यान देना f ऑफ a, अगला कौन है f ऑफ a प्लस h, अगला f ऑफ a प्लस 2h। सोचो a सब में मौजूद है, यानी कि f ऑफ a, फिर गौर करना, 0 इंटू h, 1 इंटू h, 2 इंटू h, 3 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h, मतलब h के आगे का कोफिशिएंट बदल रहा है। तो f ऑफ a प्लस r h, जहां पर r को वेरी करा दो 1 से लेकर के कहां तक, सॉरी 0 से लेकर के n माइनस 1 तक, ये r वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, वेयर, जहां पर आगे हम बात बता दे रहे हैं, वेयर h का मतलब जो आपकी विड्थ है वो टेंड्स कर रही है किसकी तरफ, 0 की तरफ। वेयर h टेंडिंग टू 0, अच्छा h टेंडिंग टू 0 हुआ था कब, जब n टेंड्स किया था इंफिनिटी की तरफ। और h कौन है, h आपके हर एक रेक्टेंगल की विड्थ है, चौड़ाई है। सोचो हम काम कर रहे हैं b से लेकर के a तक, तो पूरे इंटरवल की लंबाई b माइनस a, उसको आपने बांट दिया कितने टुकड़े में, n टुकड़े में, तो यही आपका h है। h इज इक्वल, मतलब जो चौड़ाई है वो b माइनस a अपॉन n है। नोट कर लो इतना पूरा। इसी को कहा जाता है इंटीग्रल। इंटीग्रल आप कर रहे हो किस तरीके से, एज द लिमिट, और लिमिट किसकी, सम की, सम की लिमिट के तौर पर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को कर रहे हो। नोट लगाना इसके बाद, नोट में पहला नोट लिखना, द अबव मेथड, ये जिस मेथड का हमने इस्तेमाल किया, कौन सा मेथड, एरिया को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया और हर टुकड़ा एक रेक्टेंगल है और उस पर हमने लिमिट बैठा दी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। नोट में लिखना, द अबव मेथड, ये जो ऊपर मेथड बताया गया है, ऑफ इवैल्यूएटिंग, ऑफ इवैल्यूएट करना, निकालना, ऑफ evaluating, the above method of evaluating this definite integration from a to b function fx dx, इस इंटीग्रेशन को निकालने का ये जो मेथड बताया गया है, ठीक, इस कॉल्ड, इस मेथड को कहा जाता है, इसके कई नाम हैं, हम सारे नाम लिख दे रहे हैं जिससे कंफ्यूज ना हो किसी भी नाम से। इस कॉल्ड, इस मेथड को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय समेशन, कि आप इंटीग्रेशन तो कर रहे हो लेकिन किससे कर रहे हो, जोड़ के द्वारा कर रहे हो। इस कॉल्ड इंटीग्रेशन, इस कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय समेशन, इस कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय समेशन। एक तो ये नाम होता है, एक और नाम होता है और अथवा, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, परिभाषा के द्वारा डेफिनेट इंटीग्रल को निकालना, और इंटीग्रेशन फ्रॉम डेफिनेशन कर देना, और इंटीग्रेशन फ्रॉम डेफिनेशन,
जो मेथड ये लगाया गया है, इस मेथड का एक दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन बाय समेशन। इंटीग्रेशन को निकालना यानी समाकलन को निकालना किसके द्वारा? जोड़ के द्वारा। और या तो आप इसी को कह सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम डिफिनिशन, समाकलन को निकालना परिभाषा के द्वारा, इंटीग्रेशन फ्रॉम डेफिनेशन। और अथवा और नाम भी है, अथवा इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और इंटीग्रेशन, ये सब इसी के नाम है। इंटीग्रेशन ठीक बाय या इंटीग्रेशन फ्रॉम कर सकते हो, दोनों बातें सेम है। इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, और अथवा एक और इसका नाम है, ठीक, इसको कहते हैं एब इनिशियो कहा जाता है इसी चीज को। तो और करके लिख देना, इंटीग्रेशन एब इनिशियो, इंटीग्रेशन एब डैश इनिशियो, एब इनिशियो, ठीक। दूसरी बात लिखना, नोट नंबर 2, कुछ चीजें जो इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े थे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़। इस सब के फार्मूले को हम एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, तो लिख लेना इसी में। दूसरे निमार्क में 1 + 2 + 3 + so on + n, यह आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इनका जो जोड़ होता है, इसका जोड़ होता है n × n + 1/2। दूसरा नोट लगाना। तीसरा नोट इसमें लिखना, अगर हम इसी का स्क्वायर करें, मतलब जो आपकी फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, उनका स्क्वायर करके सम करें, तब देखना 1² + 2² + 3² + up to so on + n²। ये जो जोड़ आता है, ये आता है n × n + 1 × 2n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये भी याद रखना पड़ेगा। अब अगर हमसे कहे n-1 का, तो हम n की जगह n-1 पुट कर देंगे, n-1 तक मांगेगा, n की जगह n-1 पुट कर देंगे। चौथा नोट लगाना, अब अगर हम यही क्यूब करके जोड़ें, 1³ + 2³ + 3³ + up to so on + n³, इसका हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, ये होता है n² × n + 1 का होल स्क्वायर, इस 6 को छोटा कर देना, n + 1 का होल स्क्वायर अब होल डिवाइडेड बाई 4, ये रहा n² + n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब हम तुरंत इसके ऊपर न्यूमेरिकल बता रहे हैं, यही पर जैसे डिफिनेशन हुई है, इसी डिफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए, ये जो सामने लिखी, इसी का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना। चलो इसे भी निपटा लेते हैं इसी समय। मेरे ख्याल से ऊपर का हो गया होगा, ऊपर का ही घटा रहे हैं। न्यूमेरिकल नोट करना, दो न्यूमेरिकल हम करेंगे और दो तुम लोगों के लिए छोड़ेंगे। प्रॉब्लम दी गई है, इवैल्यूएट बाय समेशन, आपको कहेगा कि आप समेशन का ही इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन को निकालिए। इवैल्यूएट बाय समेशन, जोड़ का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे दिए गए डिफरेंट इंटीग्रेशन को निकालिए। इवैल्यूएट बाय समेशन, और जो दिया गया है उसमें पहला इंटीग्रल आपसे कह रहा है आप निकालिए इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b x dx, इसको आप निकालिए, लेकिन नॉर्मल इंटीग्रेशन करके नहीं, बल्कि समेशन का इस्तेमाल करके निकालिए। b दिया गया है, बिल्कुल डिट्टो यही है, बस खाली लिमिट को आपकी यहाँ पर लिमिट छोड़ दिया a से लेके b तक, अगले में लिमिट को बांध दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2x dx। लेकिन ये मत करना कि इसके लिए कैलकुलेट करो, उसमें a = 1 और b = 2 कर दो, नहीं, इस दोनों को निकालेंगे और दोनों को समेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। सी देखना, सी आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम a से b x² dx, ये कैलकुलेट कीजिए, और d आपको दे रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक और फिर x² dx। न्यूमेरिकल नोट करो, तुरंत हम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जगह चाहिए इसलिए इसको मिटा रहे हैं। इस पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में पहला है इंटीग्रेशन a टू b x dx। पहला काम है, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे मेरा फंक्शन क्या है। क्योंकि याद करो हमें निकालना होता था इंटीग्रेशन a से b फंक्शन fx dx, ये मेरा होता था ओरिजिनली। तो इसका मतलब अगर कंपेयर करें तो आज की तारीख में fx की जगह कौन बैठा है, x बैठा है। तो फंक्शन fx कितना हो गया, x हो गया। पहले यही लिख देते हैं, लिखना हियर, यहां पर हियर आवर फंक्शन fx इज इक्वल टू x, ये रहा। अच्छा, अगर fx इज इक्वल टू x है तो सोचो आप इंटरवल a से b तक को बराबर बराबर n टुकड़े में बांटो, उसी n टुकड़े पे आप लिमिट निकाल दोगे। यहां ऐसे समझना, ये मेरा इंटरवल है, a से लेकर के कहां तक है, b तक है। तो पूरे की लंबाई कितनी है, b माइनस a, और हम इसको काट रहे हैं n टुकड़े में। तो ये जो मेरा पहला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं x0। और ये अगला पॉइंट, सबको एक बराबर लेंथ पर बांट लो, दिस इज इक्वल टू h। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, इससे h डिस्टेंस आगे होगा, तो ये होगा a प्लस h। ये पॉइंट इससे a प्लस h से h डिस्टेंस आगे, बराबर बराबर दूरी रखनी है, तो ये हो गया a प्लस 2h। अब गौर करना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तीसरा कह रहे हैं तो यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये होगा चौथा पॉइंट a प्लस 3h। इस तरीके से आपने टोटल n टुकड़े किए हैं, तो a प्लस n माइनस 1h, एक कम, चौथा पार्ट है, चौथा पॉइंट है, तो यहाँ 3 आ रहा। तो nth पॉइंट होगा तो ये कौन होगा, n माइनस 1 आएगा। ये पार्टीशन किया हुआ है, देखना। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब अगर हम कहें f ऑफ a कितना होगा, f ऑफ a, तो फंक्शन का नेचर है कि अंदर जो लेगा इनपुट वही आउटपुट देगा, तो f ऑफ a इज इक्वल टू a आएगा। अब कि a से h डिस्टेंस आगे जाओ, तो f ऑफ a प्लस h, फंक्शन का नेचर है जो इनपुट लेगा वही आउटपुट देगा, तो आएगा a प्लस h आएगा। इस तरीके से हम लिखें f ऑफ a प्लस 2h। सब देखो गौर करना, h डिस्टेंस आगे गए, फिर यहां से h डिस्टेंस ही आगे गए हैं, तो f ऑफ a प्लस 2h, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आएगा a प्लस 2h। इस तरीके से चलते चलते f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये आएगा a प्लस n माइनस 1h, ये आएगा। सारी वैल्यू हमको इसकी मिल चुकी है। अब लिखना सिंस, अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, इसके बारे में हम जानते हैं, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है लिमिट के तौर पर, याद रखना जो जस्ट अभी पीछे लिखाए हैं, ये होता है लिमिट विड्थ h टेंडिंग टू द 0, बाहर कौन होता था h, अंदर का हिस्सा देखिए, अंदर होता था f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h होता था, प्लस f ऑफ a प्लस 2h होता था, और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में होता था प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h होता था, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। हमारे पास f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, सबकी वैल्यू ऊपर मौजूद है, सभी की वैल्यू मौजूद है। चलो वैल्यू रखते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट, यानी हम इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट, या लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब fx की वैल्यू देखना, fx कितना है, x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और यहाँ बाहर कितना h, अंदर का हाल देखना। f ऑफ a की वैल्यू पता है, f ऑफ a कितना है, a है, तो यहाँ रख देते हैं a प्लस, अगला सुनना f ऑफ a प्लस h, ये रहा a प्लस h ही रख उठेगा, अगला लिखना प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ये फिर वही a प्लस 2h ही रखा जाएगा, प्लस इस तरीके से चलते हुए प्लस a प्लस n माइनस 1h ब्रैकेट क्लोज। गिनते हैं कुल कितनी बार a आया हुआ है। एक बात याद रखना, ये बात सबको याद रखनी है, टोटल इंटरवल की लेंथ होती है b माइनस a, टोटल इंटरवल की लेंथ, और आप इसको काट रहे हो कितने टुकड़े में, n टुकड़े में, और यही टुकड़ा जो है, यही जो आ रहा है b माइनस a बाई, यही आपकी चौड़ाई होगी हर एक रेक्टेंगल की, यानी दिस इज इक्वल टू h, यही आपका h होगा। ये बात समझ करके रखना। बाय द वे, अगर फिर भी ये किसी को नहीं समझ आई, कल सुबह की ही क्लास में, या जब भी ये वीडियो तुम लोग देखोगे, हम इसको क्लास में तुरंत वहीं क्लेरिफाई कर देंगे कई एग्जांपल लेकर के।
क्योंकि ऐसे तो हम भी नहीं जान सकते हैं कितने लोगों को ये बात समझ आई, कितने को ये बात नहीं समझ आई, इसलिए क्लास में इसको इत्मीनान से पूछ लेना हमसे। ये इतना हुआ, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0। आओ गिनते हैं कुल a कितनी बार आया, ये बताना। आपने n टुकड़े बांटे, पहला टुकड़ा h के आगे गिनना, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा आया होगा, ये n-1 टुकड़ा। तो यहां से देखना, यहां से लेके वहां लास्ट तक n-1 टुकड़े हैं और एक टुकड़ा ये, कुल कितने टुकड़े हुए n, और हर टुकड़े में आपको a मिल रहा है, तो एक कुल कितनी बार आया, n टाइम्स आया। तो h को तो बाहर रहने तो अंदर आ गया n इंटू a, ये रहा प्लस। अब ध्यान से सुनना, यहाँ h नहीं है, यहां से लेके पीछे तक पूरा h भरा पड़ा है, तो हम h को कॉमन कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर देखना, h बाहर लिया यहाँ 1, h बाहर लिया तो प्लस 2, अगला a प्लस 3h रहा होगा, h बाहर लिया तो 3, इस तरीके से चलते हुए प्लस n-1, ये रहा ब्रैकेट। अब सॉरी ये पहले, ये रहा। अब मुझको पता है कि ये कुछ और नहीं है, ये 1 से लेके n-1 तक के नेचुरल नंबर का सम है, और अभी अभी हम लोग फार्मूला किए हैं 1 + 2 + 3 + so on + n = n × n + 1 अपॉन 2। सेट करो, n की जगह कौन है, 1 से लेके n-1 तक, तो n की जगह n-1 सेट करो, तो ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट में n-1 + 1, n की जगह n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल आउट, मतलब n × n-1/2, इतने का जोड़ n × n-1/2 है। सोचो ये मिला क्या, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द कितना हुआ 0, h को बाहर रहने देते हैं, अंदर का हाल देखना, अंदर ये बनता है na प्लस इधर तो रहा h, और वो देखना इसका जोड़ कितना आया है, इसका जोड़ आया है n × n-1 अपॉन 2, ये इसका टोटल जोड़ आया। एक काम करते हैं, h को धीमे से अंदर लेकर के जाओ, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, h अंदर जा रहा है, हाल देखना क्या बनेगा, h मल्टीप्लाई होगा यहां से, ये आया nh, ठीक, और बाहर इंटू कितना है a। बड़े ध्यान से बात को समझना, पहले इस h को बैलेंस करते हैं, ये h अंदर आएगा h स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसको रोके रखो, h को मल्टीप्लाई करो कितना होगा nh, इसको छोड़ देना, h अंदर भेजे nh माइनस h, और एक h आकर के बाहर वाले से टकराएगा, यानी ये बना प्लस, गौर से इस h को इसके साथ ला रहे हैं nh, और ये h चाहे तो यहीं पर h स्क्वायर रखें, हम अंदर भेज दे रहे ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है nh माइनस h, इसका मल्टीप्लाई nh और माइनस कितना h, और होल डिवाइडेड बाय किससे 2 से, ये। लेकिन जरा nh को देखो, आप अभी भी कहेंगे b माइनस a अपॉन n इज इक्वल टू कितना h, तो यहां से nh कितना होगा b माइनस a, देखना यहीं से हमको मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट h into n, सॉरी nh लिख देते हैं, nh इज इक्वल टू b माइनस a, तो जहां जहां nh है वहां वहां हम b माइनस a को रख सकते हैं, अब हम यहीं पर b माइनस a रख रहे हैं, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, ब्रैकेट के अंदर का हाल देखना, nh की जगह b माइनस a, तो ये हुआ b माइनस a और इंटू कितना साथ में a, अगला हाल सुनो, प्लस यहाँ b माइनस a रख रहे हैं, तो ये तो हुआ b माइनस a, तो b माइनस a, ये, और अंदर का हाल भी b माइनस a, यानी फिर ब्रैकेट के अंदर में b माइनस a, सोचो इस nh की जगह b माइनस a और माइनस h, तो माइनस h और होल डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। जरा लिमिट अप्लाई कर दो, h टेंडिंग टू 0, अब तो यहाँ कहीं रखा नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं रखा जाएगा, यहाँ भी नहीं, h टेंडिंग टू 0 पे h बराबर 0 पुट करो, जो बच्चा उतना हाल देखना, ऊपर का थोड़ा मिटा रहे हैं, सुनो ध्यान से, ये बना दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b आवर फंक्शन x dx इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दी है, ध्यान देना, b माइनस a इंटू a, b माइनस a इंटू a, ये रहा, फिर सुनना प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a, ये रहा, और इंटू b माइनस a, तो b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। अच्छा, फिर गौर करें, क्या हम दोनों जगह से b माइनस a को कॉमन कर सकते हैं, तो ये बना b माइनस a कॉमन, ब्रैकेट का हाल देखा, b माइनस a कॉमन, यहाँ कितना आया a, प्लस
b माइनस ए कॉमन हो चुका है, तो b माइनस ए अपॉन 2 बचता है। सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए बाहर ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस b माइनस ए अपॉन कितना 2, यानी कि 2a और a कैंसिल आउट हुआ, तो बचा यहाँ पर केवल a प्लस b, यानी दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, और यहाँ पर अपना b प्लस सॉरी a प्लस b लिख सकते हैं, b माइनस b प्लस a, चाहे लिखो a प्लस b चाहे अपॉन 2, और आया कितना, एक ब्रैकेट में a माइनस b दूसरे में a प्लस b, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स द आंसर। ये होता है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ द सम से निकालना, या डेफिनेट इंटीग्रल को निकालना वाया डिफिनिशन। अदरवाइज ना हम इसको सीधे यहीं पर भी कर सकते थे, ये आता है x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट करते x स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a रख देते, यही आंसर मिलता। लेकिन आज हम इसको समेशन से कर रहे हैं, पूरा नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। दूसरा हम लगा रहे हैं, एक और हम लगाएंगे, बाकी अगला वाला तुम लोगों की जिम्मे होगा, वो तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की तरफ पर लिखना, सेकंड लगा दें। सेकंड है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक x dx, बिल्कुल पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी भी सॉल्व किए हुए थे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फंक्शन fx पहचानना, इंटीग्रेशन a टू b कंपेयर कर रहे हैं, लिखना a टू b फंक्शन fx dx, अगर कंपेयर किया जाए तो a बराबर 1, b बराबर 2 और fx बराबर x, यही मेरी कहानी है पूरी। यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के 2 x dx, इसमें लिखना fx इज इक्वल टू x, ठीक। और आपकी a बराबर देखना, आपकी a आपकी लोअर लिमिट है, a इज इक्वल टू 1 और b आपकी अपर लिमिट है, b इज इक्वल टू 2। जरा निगाह डालो और विड्थ कितनी मिलेगी उस पर गौर करना। जो विड्थ मिलेगी दिस इंप्लाइज दैट, हम जानते हैं विड्थ h इज इक्वल टू, मतलब रेक्टेंगल की चौड़ाई h इज इक्वल टू b माइनस a इंटरवल की टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय जितने आपने टुकड़े मारे हुए हैं। हम टोटल n टुकड़ा करते हैं, n टुकड़े हुए, यानी कि दिस इज इक्वल टू b माइनस a 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी h इज इक्वल टू कितना आया 1/n आया, ये आपका h है। अच्छा अगर h इज इक्वल टू 1/n आया तो सोचो दिस इंप्लाइज दैट nh कितना आया, nh इज इक्वल टू केवल और केवल 1, सामने चीजें मौजूद है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a का मतलब 1, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 कितना आएगा 1 रखो तो बाहर 1 ही आएगा। a प्लस h याद रखना है, h कितना है, सॉरी h इज इक्वल टू 1/n है, ये सामने मौजूद है, तो इसका मतलब f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a 1 है, ठीक है। 1 प्लस h इज इक्वल टू जो अंदर रख रहे हो वही बाहर आएगा। हम यहाँ h की वैल्यू नहीं रख रहे क्योंकि हर जगह h भरता चला जाएगा, लास्ट में h को बाहर निकालेंगे। f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू अगेन 1 प्लस h आया, ये रहा। अगला देखना f ऑफ a प्लस 2h, a की वैल्यू ही भरना बस खाली, f ऑफ 1 प्लस 2h, चाहो अगर कोई तो यहाँ h की वैल्यू 1/x रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। इज इक्वल टू 1 प्लस 2h बाहर आया। इस तरीके से हम चलते जाएंगे ऑनवर्ड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लास्ट में देखना nth टुकड़ा, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा तीसरा टुकड़ा, तो nth टुकड़े में n-1 रहेगा, a प्लस n-1 h इज इक्वल टू जो अंदर है वही बाहर आएगा,
एफ ऑफ, लेकिन पहले ए की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 h इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 h। ऐसा इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि fx इज इक्वल टू जो इनपुट है वही आउटपुट है। चलो डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, यहां पर लिखते हैं, लिखना सिंस, जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx, हम फार्मूला बार बार लिख रहे हैं जिससे ये दिमाग में बैठे, याद रहिए, ये बराबर होता है लिमिट विड्थ h टेंडिंग टू द 0, h बाहर पड़ा रहता है ब्रैकेट के अंदर में, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, और इस तरीके से चलते चलते nth टुकड़ा होता है प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये होता है। अब ब्रैकेट यहां पर क्लोज हुआ। आओ अपने केसेस में देखते हैं। देयरफॉर, इसलिए इंटीग्रेशन a कितना है, a 1 है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के b कितना 2 तक, और fx कितना है x, x dx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू द 0, मर्जी तो h की वैल्यू 1/n रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ना मर्जी तो सीधे nh ही रहना, अभी उसको h ही रहने देते हैं, h रहने दिया, अंदर का हाल देखना, f ऑफ a आया है कहीं पर, f ऑफ a 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस f ऑफ a प्लस h देखना, f ऑफ a प्लस h 1 प्लस h आया है, ये है 1 प्लस h, टोटल n टुकड़े हैं यही ख्याल रखना। अगला प्लस इसकी वैल्यू बोलना 1 प्लस 2h, इस तरीके से चलते चलते प्लस 1 प्लस n माइनस 1h, ये रहा ब्रैकेट क्लोज। गिनो 1 कितनी बार आया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 आया, तीसरी बार 1 आया, टोटल n पैकेट हैं और सब में एक एक बार 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0 बाहर h और 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स दैट इज इक्वल टू n प्लस h का हाल देखना, यहाँ h है, यहाँ h है, पूरे में से h को कॉमन कर रहे हैं तो h को बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर का हाल देखना, h को बाहर लिया, यहाँ 1 बचा, प्लस h को बाहर लिया, यहाँ 2 बचा, प्लस h को बाहर लोगे तो आगे 3 बचेगा, सो h को बाहर लोगे तो n माइनस 1 बचेगा, ठीक। और क्या हम फिर वहीं पहुंच गए हैं शुरुआत में, फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम, वहां तक हम आ चुके हैं फिर, यानी दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, पहले इसी इंटीग्रल को लिखा है 1 से लेकर के 2 तक x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, आओ h को अंदर भेजते हैं, तो ये तो हुआ क्या, ठीक है भेज ही देते हैं, nh प्लस h स्क्वायर, ठीक, इनटू 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1, अभी भी निकाले थे n n माइनस 1 बाई 2 हो गई, तो ये हुआ n n माइनस 1 अपॉन कितना 2, ये रहा सामने वाला, फिर h को बैलेंस करो जैसे पिछली बार किए हुए थे, एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये लिखा गया है लिमिट h टेंडिंग टू द 0, ये बताना इस nh को देखना, या अभी रहने देते हैं, अभी nh को एज इट इज छोड़ रहे हैं, nh निकाल दो, h स्क्वायर है मतलब h इंटू h, एक h को अंदर भेज दो और एक h को यहां रख दो, तो ये बनेगा प्लस n h, और ब्रैकेट के हाल में एक h को अंदर भेजे हैं तो कितना हुआ n h माइनस h होल डिवाइडेड बाई 2, ये रहा सामने चीजें मौजूद है। और ये लिखा जा सकता है, अब याद रखना NH इज इक्वल टू 1 आया था क्योंकि हम लोगों ने कहा था H इज इक्वल टू नथिंग, इट इज b माइनस a बाई n था, और मेरे पास b कितना था, यानी दिस इंप्लाइज दैट NH इज इक्वल टू b माइनस a, और b मेरे पास अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये NH था। अब NH की वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ये फ्रॉम 1 से लेकर के 2 x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0 विद इन ब्रैकेट, nh बराबर सामने दिखा है 1 है, तो 1 प्लस nh की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस h अपॉन कितना 2, ब्रैकेट क्लोज। अब जरा h बराबर 0 रख दो, h बराबर 0 रखने पर मिला 1 प्लस सिर्फ 1 बाई 2, 2 1 के 2 1 3 बाई 2, आंसर ये रहा।
अब उम्मीद कर रहे हैं आगे के 2 हम छोड़ रहे हैं वो तुम लोग करोगे। उसमें पहले ही बता दे रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फार्मूला लगेगा, वो तुम लोगों के जिम्मे है उसको सॉल्व करना। बाकी दूसरा लेक्चर कल फिर अपलोड करेंगे।